कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और हार को अपने से दूर ही रखना दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको 12th फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2023 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन नियम की व्याख्या किस प्रकार से करेंगे, इसका व्यंजक किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, इसी वीडियो सेशन में इसकी चर्चा की जाएगी। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए दोस्त, और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करिए, और इस चैनल इस YouTube चैनल को इतना शेयर करिए कि ताकि सभी जरूरतमंद स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन नियम की व्याख्या। चलिए देखिए, इसमें पहले चित्र समझते हैं। जैसे कोई पृष्ठ है, माध्यम ऊपर एक है, माध्यम दूसरा है, तो दिया गया है पहले माध्यम में तरंगाग्र की चाल v1 तथा अपवर्तनांक n1 है। तो यहां पर दो किरणें हम समांतर आपतित कराते हैं। अब पहली किरण A पर पहुंच जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा पथांतर होगा। इसको पता करने के लिए दूसरी किरण कहां पर पहुंची, तो A से यहां पर एक लंब डाल देंगे। तो मान लेते हैं B पर पहुंची। पहली अगर A पर पहुंची, उसी समय में दूसरी तरंगाग्र किस पर पहुंचेगी, B पर। इस पर लंब डाल दिए, पता लग गया। ठीक, अब क्या होगा, क्योंकि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। अब जितने समय में B से C पहुंचेगा, क्योंकि A तो पहुंच चुका है पृष्ठ पर, अब यहां से अपवर्तन होगा, जबकि अभी दूसरी तरंगाग्र B है, इसको B से C तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। उतने ही समय मान लेते हैं A कोई है, ये कहां तक पहुंची, इसको जानने के लिए देखिए यहां पर हम एक लंब डाल देते हैं, क्योंकि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या होता है, अभिलंब। जब पहली किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से विचलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी अपने मार्ग से, या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब से दूर। जब विरल से सघन में जाएगा अभिलंब की ओर झुकेगी, जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो ए अपवर्तित हो गई। अब ध्यान से यहां समझना, अब हमें पता करना है बी से सी तक पहुंचा। मान लो बी से कहां तक पहुंचा, सी तक। जितने समय में इतना दूरी तय किया बी से सी तक, उतने ही समय में क्योंकि ए क्या हो गया, पृष्ठ पर पहुंच गया, इसका अपवर्तन हो जाएगा। अब कितना दूरी पहुंचा, ए कितना दूरी तय करेगा, इसके लिए हम सी से इस पर एक क्या डाल देंगे, लंब, और इसको हम मान लेंगे डी। तो हम ए मान लेंगे कि जितने समय में बी सी तक दूरी तय करता है, उतने ही समय में पहला तरंगाग्र कितना दूरी तय कर लेगा अपवर्तन में, अगले माध्यम में ए से डी की दूरी तय कर लेगा। ए भी कितना कोण बनाएगा, 90 अंश। इतना समझ में आ गया दोस्त, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए, चलिए यहां से समझने वाली बात है कि ये क्या है, आपतित किरण है। कौन सी किरण है, आपतित किरण। और ये क्या है, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब देखिए, इसके बीच पूरा कितना कोण बनेगा, 90 अंश, क्योंकि इस पर लंब डाला गया, 90 अंश का कोण बनेगा। तो अगर ए आई तो ए कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई, क्योंकि पूरा 90 है और आई निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 90 माइनस आई। अगर ए 90 माइनस आई, अब यहां से पूरा कितना कोण बना रहा है, देखिए यहां से पूरा कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। अगर देखिए अब पूरा 90 डिग्री है, इसमें से 90 माइनस आई घटा देंगे तो 90 माइनस आई, यहां से देखिए 90 और ए माइनस 90 हो जाएगा, और माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 90 से 90 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, पूरा एंगल आई हो जाएगा। बातें समझ में आई होगी। देखिए ये पूरा 90, तो इतना निकालना है तो इतना तो घट जाएगा ना, तो 90 में से 90 माइनस आई घटा दीजिए, आ जाएगा आई। अब इसी प्रकार से यहां पर समझते, देखिए यहां पर यह अभिलंब हो गया, एक किरणें मान लो विचलित हो गई, यहां पर आ गई। अब इसके बीच कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण, और यहां कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर। सेम ऐसे जैसे इसको किया, और जब ये 90 माइनस आर, देखिए अगर पूरा 90 है, इतना 90 माइनस आर है, तो क्या करेंगे, इतना कोण ज्ञात करने के लिए 90 में से 90 माइनस आर घटा देंगे, बिल्कुल घटाएंगे। देखिए
पूरा 90 है और इतना एंगल कितना है 90 माइनस आर है, तो घटा दीजिए 90, यहां से हो जाएगा माइनस 90 और माइनस गुणे माइनस प्लस, 90 से 90 कैंसिल, कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। अब यहां तक सबको बात समझ में आ गई होगी। तो अब दिया है कि दूसरा तरंगाग्र बीसी दूरी तय करता है जितने समय में, उतने ही समय में पहला तरंगाग्र एडी दूरी तय करता है। माना समय टी है, क्या मान लेते हैं, माना समय टी है। अब यहां से डेरिवेशन देखिए, समझिए दोस्त। तो क्या हो जाएगा, पहले दूसरे तरंगाग्र द्वारा, मान सकते हो चाहे दूसरे मानो चाहे पहले, दूसरे तरंगाग्र द्वारा बीसी, दूसरा तरंगाग्र कितना दूरी तय करता है, बीसी, बी से सी तक दूरी तय करता है, बीसी दूरी तय करने में लगा समय, बीसी दूरी तय करने में लगा समय। समय क्या हो जाएगा, टी बराबर, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब देखिए दूरी कितना है बीसी और पहले माध्यम में चाल क्या है v1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार पहले तरंगाग्र द्वारा एडी, कहां कितना दूरी तय करेगा उतने समय में, एडी पहले तरंगाग्र एडी दूरी तय करने में, एडी दूरी तय करने में उतना ही समय लेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो t बराबर, क्योंकि समय बराबर है, दूरी कितना तय किया एडी, और दूसरे माध्यम में चाल बदल क्या हो जाएगा v2। अब इक्वेशन नंबर 2, और आपको पता है जब किसी इक्वेशन के एक पक्ष बराबर होते हैं तो दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर हो जाता है। तो समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा BC बटे V1 इक्वल टू AD बटे क्या हो जाएगा V2। अब चाल को एक तरफ कर दो, दूरी की एक तरफ कर दो, तो कितना हो जाएगा BC अपान AD इक्वल टू V1 अपान V2। देखो V1 यहां चला आएगा, AD इधर चला आएगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब यहां समझने वाली बात है, अब हमें BC निकालना है AD। देखिए BC कहां से आएगा, इस त्रिभुज से आएगा, तो त्रिभुज BAC में साइन आई, हमें साइन निकालना है। तो साइन आई, देखो कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। तो BC लंब हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है BC, कर्ण क्या है AC। तो यहां से BC निकल आएगा, BC इक्वल टू, इधर डिवाइड है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो AC साइन आई। यहां से BC आ गया दोस्त। अब देखिए त्रिभुज किससे, इस त्रिभुज देखिए DCA, त्रिभुज DCA में यहां निकल आएगा क्या, साइन R इक्वल टू लंब। देखिए कोण के सामने की भुजा लंब, लंब क्या है AD बटे कर्ण, कर्ण क्या होता है 90 अंश के सामने की भुजा क्या है AC। यहां से हो जाएगा AD बराबर, इधर डिवाइड इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो AC साइन R हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया। अब BC और AD की वैल्यू कहां रख देंगे, समीकरण 3 में रख दीजिए। यहां से चलते देखिए, BC व AD का मान 3 में रखने पर रख दीजिए। देखो BC की जगह क्या रखेंगे, AC साइन आई बटे AD की वैल्यू क्या है, AC साइन R इक्वल टू V1 अपान V2। AC से AC क्या हो जाएगा कैंसिल, तो साइन I अपान साइन R इक्वल टू V1 अपान V2। और आपको पता है कि जो चाल होता है
वह अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो V1 की जगह N2 हो जाएगा, V2 की जगह क्या हो जाएगा N1, तो साइन I अपान साइन R इक्वल टू N2 बटे N1, और N2 अपान N1 ही क्या है, N है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो साइन I अपान साइन R इक्वल टू N। यही कौन सा नियम है, स्नेल का नियम, और स्नेल का नियम अपवर्तन का कौन सा नियम है, दूसरा नियम। इस प्रकार से प्रूफ होता है। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि सभी लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्त। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।